27 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के अरियलूर जिले के गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर पहुंचे। उन्होंने आदि तिरुवथिरई उत्सव में हिस्सा लिया, जो चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की 1000वीं जयंती और उनके दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री अभियान की 1000वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक तमिल वस्त्र पहनकर काशी से लाया गया गंगाजल भगवान ब्रह्मदेश्वर यानी कि भगवान शिव को चढ़ाया और उनका महाभिषेक किया। उन्होंने राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। मोदी ने कहा कि चोल वंश की शैव भक्ति और सांस्कृतिक विरासत भारत के गौरव का प्रतीक है। उन्होंने ओम नमः शिवाय सुनकर रोंगटे खड़े होने की बात कही, क्योंकि वे काशी से सांसद हैं, जो शिव भक्ति का बड़ा केंद्र है। उन्होंने चोलों की लोकतांत्रिक परंपराओं जैसे कुडवोले प्रणाली और उनकी व्यापारिक व समुद्री शक्ति का भी जिक्र किया, जो श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैली थी। गंगईकोंडा चोलपुरम को उन्होंने विजयनगरी बताया, जिसे राजेंद्र चोल ने गंगा अभियान के बाद बनाया था। चोल वंश की कहानी शासन, कला, साहित्य और धर्म की शानदार गाथा है। इस वीडियो में हम आपको चोल वंश का पूरा इतिहास और रोचक जानकारी देंगे, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। चोल दक्षिण भारत का एक बहुत शक्तिशाली और प्राचीन राजवंश था। इसने 19वीं से 13वीं सदी तक तमिल क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में एक विशाल हिंदू साम्राज्य बनाया। चोलों ने न केवल भारत में बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया तक अपनी ताकत दिखाई। उनकी कहानी शासन, युद्ध, कला, साहित्य और धर्म की एक शानदार गाथा है। चोल शब्द कहाँ से आया, इसके बारे में कई विचार हैं। कुछ लोग इसे संस्कृत के काल या कोल से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे तमिल के चोलम या चोर से, लेकिन ये विचार सही नहीं माने जाते। चोल शब्द शुरू से ही इस राजवंश और उनके क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होता था। ये एक प्राचीन और सम्मानित नाम था, जो उनके गौरव को दर्शाता था। चोलों का इतिहास बहुत पुराना है। संगम साहित्य, जो तमिल का प्राचीन साहित्य है, उसमें चोलों को सूर्यवंशी और शिवी वंश से जोड़ा गया है। 12वीं सदी में कई स्थानीय राजवंशों ने खुद को करिकाल चोल से जोड़ा और कश्यप गोत्र का बताया। प्राचीन ग्रंथों और कात्यायन व अशोक के अभिलेखों में भी चोलों का जिक्र मिलता है। संगम युग में करिकाल चोल सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने कावेरी नदी पर बांध बनवाया, जिससे खेती को बहुत फायदा हुआ। उनकी विजयों ने चोलों को दक्षिण भारत में मशहूर किया। लेकिन संगम युग के बाद चोलों का इतिहास कुछ समय के लिए धुंधला हो गया। वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन रेयंडू यानी कि आज का कुंडालोर जिला में पल्लवों, चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के अधीन छोटे मोटे शासक के रूप में बने रहे। 19वीं सदी के मध्य में चोल वंश फिर से उभरा। इस नए युग की शुरुआत विजयालय ने की और 850 से 871 ईस्वी तक ओरैयूर का शासक था और पल्लवों के अधीन काम करता था। विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया और चोल साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद करीब 20 राजाओं ने 400 साल से ज्यादा शासन किया। विजयालय के बाद उनके बेटे आदित्य प्रथम ने शासन संभाला। उन्होंने पल्लवों को हराकर उनके कई क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। आदित्य के बाद परांतक प्रथम ने चोल साम्राज्य को और मजबूत किया। उन्होंने पांड्य, सिंहल यानी कि श्रीलंका, पल्लव, बाढ़, बेंडुप और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय को हराया। उन्हें चोल साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है, लेकिन उनके अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट के कृष्ण तृतीय से हार का सामना करना पड़ा, जिससे चोल कमजोर हो गए। परांतक प्रथम के बाद 32 सालों में कई राजा आए, जैसे गंडादित्य, अरिंजय और सुंदर चोल। इस दौरान चोल साम्राज्य की ताकत कम रही, लेकिन 1985 ईस्वी में राजराज प्रथम ने शासन संभाला और चोल वंश को फिर से शक्तिशाली बनाया। राजराज प्रथम चोल वंश के सबसे महान सम्राटों में से एक थे। उन्होंने कई विजयों के साथ चोल साम्राज्य को बहुत बड़ा किया। सबसे पहले उन्होंने पश्चिमी गंगों को हराया और उनके क्षेत्र पर कब्जा किया। फिर पश्चिमी चालुक्यों के साथ लंबा युद्ध लड़ा, जो ज्यादा सफल नहीं रहा। दक्षिण में उन्हें बड़ी जीत मिली। उन्होंने केरल के राजा पांड्यों, मद्रा और कुर्ग के उद्योग को हराया। श्रीलंका के उत्तरी हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। राजराज ने पूर्वी चालुक्यों पर हमला कर बेंगी जीता और वहां शक्तिवर्मन को राजा बनाया। अपनी बेटी कुंदवा की शादी शक्तिवर्मन के भाई विल्मादित्य से कर दी। उस समय कलिंग के गंग राजा भी बेंगी पर नजर रखे थे, लेकिन राजराज ने उन्हें भी हरा दिया।
राजराज ने तंजौर में राजा राजेश्वर मंदिर बनवाया, जो प्राचीन भारत का सबसे ऊंचा और बड़ा मंदिर है। इसकी दीवारों पर बने चित्र बहुत ज्यादा खास हैं। राजराज के बाद उनके बेटे राजेंद्र प्रथम ने शासन संभाला। वे चोल वंश के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे। उन्होंने चेर, पांड्य और श्रीलंका को पूरी तरह जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। पश्चिमी चालुक्य को कई बार हराया और उनकी राजधानी को नष्ट किया, लेकिन उन्हें पूरी तरह काबू नहीं कर सके। राजेंद्र के 2 बड़े अभियान बहुत मशहूर हैं। पहला अभियान पूर्वी भारत में था, जहां उन्होंने कलिंग, उड़ीसा, दक्षिण कौशल और बंगाल के पाल राजा महिपाल को हराया। अभिलेख बताते हैं कि इस अभियान का मकसद गंगा जल लाना था और हारे हुए राजाओं को यह जल ढोना पड़ा, लेकिन इसने चोल साम्राज्य की सीमाएं नहीं बढ़ाई। दूसरा अभियान दक्षिण पूर्वी एशिया में मालदीव, जावा और सुमात्रा के शैलेंद्र शासकों के खिलाफ था। ये पूरी तरह नौसैनिक हमला था और इसमें राजेंद्र को बड़ी सफलता मिली। राजराज के समय शैलेंद्रों से दोस्ती थी, लेकिन राजेंद्र से इसकी दुश्मनी का कोई कारण सामने नहीं आया। राजेंद्र ने चीन में भी एक राजदूत भेजा, जो उनकी कूटनीति की ताकत दिखाता है। राजेंद्र ने गंगेकोंड चोलपुरम में एक विशाल मंदिर बनवाया, जिसे गंगेकोंड चोलेश्वर मंदिर कहा जाता है। उन्होंने वहां एक बड़ी झील भी बनवाई, जिसका बांध 16 मील लंबा था। राजेंद्र के बाद उनके बेटे राजाधिराज प्रथम राजा बने। उनका ज्यादातर समय विद्रोहों को दबाने में बीता। उन्होंने चेर, पांड्य, सिंहल और छोटे राज्यों के विद्रोह कुचले, लेकिन चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ कोम्पन युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। उसी युद्ध में राजेंद्र द्वितीय को राजा बनाया गया, जिन्होंने चालुक्य को हराया। राजेंद्र द्वितीय के बाद वीर राजेंद्र ने कई युद्ध जीते और चोल साम्राज्य को मजबूत रखा। उनके बाद अधिराजेंद्र राजा बने, लेकिन कुछ ही महीनों में कुलोत्तुंग प्रथम ने सत्ता छीन ली। कुलोत्तुंग प्रथम पूर्वी चालुक्य सम्राट राजराज के बेटे थे। उनकी मां और नानी चोल राजकुमारियां थीं। उन्होंने अधिराजेंद्र के समर्थकों और विद्रोहियों के विद्रोह कुचले। अपने लंबे शासन में उन्होंने चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य और कई विद्रोहियों का सामना किया, लेकिन श्रीलंका स्वतंत्र हो गया। उनके बेटे विक्रम चोल ने कलिंग के दक्षिणी हिस्से को चोल साम्राज्य में मिलाया। कुलोत्तुंग ने अपने अंतिम दिनों तक सिंहल को छोड़कर पूरे चोल साम्राज्य और दक्षिण कलिंग पर राज किया। उन्होंने भी चीन में एक राजदूत भेजा। कुलोत्तुंग के बाद उनके बेटे विक्रम चोल राजा बने। इस दौरान चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य छठे ने बेंगी को चोलों से छीन लिया। होयसल वंश ने भी चोलों को कावेरी नदी के पार खदेड़ दिया और मैसूर पर कब्जा कर लिया। कुलोत्तुंग प्रथम के बाद 100 साल चोलों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहे। इस दौरान विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय, राजराज द्वितीय, राजाधिराज द्वितीय और कुलोत्तुंग तृतीय ने शासन किया। चोल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया। राजराज तृतीय को पांड्यों ने बुरी तरह हराया और उनकी राजधानी छीन ली। चोल राजा होयसलों की मदद लेने लगे, जिससे वे उनकी कठपुतली बन गए। एक बार राजराज तृतीय को पांड्यों से हारकर भागते समय कोप्पेरुंजिंग ने बंदी बना लिया, लेकिन बाद में छोड़ दिया। चोल वंश का आखिरी राजा राजेंद्र तृतीय था। शुरू में उन्हें पांड्यों के खिलाफ थोड़ी सफलता मिली, लेकिन तेलुगु चोल साम्राज्य में गंडगोपाल तिक ने उनके नामात्र के अधीन शासन किया। बाद में तिक ने गणपति काकती की अधीनता स्वीकार कर ली। आखिरकार जाटम्मन सुंदर पांड्या ने चोलों को हराया। 1310 में मलिक काफूर के हमले से चोल वंश पूरी तरह से खत्म हो गया। चोलों का शासन बहुत सुसंगठित था। राजा सबसे बड़ा अधिकारी था और वह मंत्रियों व अधिकारियों की सलाह से शासन चलाता था। राज्य को मंडलों में बांटा गया था, जो कोट्टम या वलनाडु, फिर नाडु यानी कि जिला, कुर्रम, ग्राम समूह और ग्राम में बटे थे। ग्रामों में शासन ग्राम सभाओं के जरिए होता था, जिन्हें उर या सभा कहा जाता था। सभी ग्रामवासी इन सभाओं के सदस्य होते थे और अपनी कार्यकारिणी परिषद खुद चुनते थे। उत्तर मैरूर की सभा के अभिलेख बताते हैं कि वहां 5 उप समितियां काम करती थी। इनके सदस्य बिना किसी सैलरी के 1 साल तक काम करते थे और स्वतंत्र थे। सम्राट भी उनके काम में दखल नहीं दे सकते थे। चोलों की नौकरशाही बहुत मजबूत थी। उसमें उच्च और निम्न अधिकारी थे। स्थानीय अधिकारियों की निगरानी के लिए कड़काड़ी अधिकारी होते थे। सम्राट को सलाह देने के लिए उडनकुट्टम नाम का दल और उनके करीब ओले नाम का विभाग था। सम्राट अपनी मौखिक आज्ञा को भी एक निश्चित प्रक्रिया से लागू करता था। चोल अर्थव्यवस्था का आधार कृषि थी। जमीन का मालिक होना सम्मान की बात थी। सारी जमीन नापी गई थी और करदाई व करमुक्त में बांटी थी। करदाई जमीन को उसकी फसल और उत्पादन के आधार पर अलग अलग स्तरों पर बांटा जाता था। पूरा गांव कर देने के लिए जिम्मेदार था। कभी कभी कर वसूलने में सख्ती भी होती थी। भूमि कर के अलावा चुंगी, व्यवसाय, मकान और खास अवसरों पर भी
कर लगते थे। पशुपालन भी बहुत विकसित था। स्वर्णकार, धातुकार और जुलाहो की कला उन्नत थी। व्यापारियों का संगठन बहुत बड़ा था। चोल सेना कई सैन्य दलों में बटी थी, जिसके खास नाम अभिलेखों में मिलते हैं। सेना को राज्य के अलग अलग हिस्सों में शिविरों में रखा जाता था। चोलों की नौसेना बहुत ताकतवर थी। दक्षिण पूर्व एशिया में उनकी विजय इसकी मिसाल है। न्याय के लिए गांव और जाति की सभाएं थीं। इसके अलावा राज्य के अपने न्यायालय भी थे। फैसले सामाजिक नियमों, दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर होते थे। अगर सबूत नहीं मिलते तो दिव्य ईश्वरीय परीक्षा का सहारा लिया जाता था। चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को ज्यादा अधिकार थे। उन्होंने अपनी अलग बस्तियां बनानी शुरू की, लेकिन अलग अलग वर्गों के बीच झगड़े नहीं थे। समाज को धर्मशास्त्रों के नियमों के अनुसार चलाने की कोशिश होती थी। कुलोत्तुंग प्रथम के समय भट्टों ने रत्कार के लिए उपयुक्त काम तय किए। उद्योग और व्यापार करने वाले लोग बलंगे और इंडगे समूह में बटे थे। महिलाओं पर कोई सामाजिक पाबंदी नहीं थी। वे संपत्ति की मालिक हो सकती थी। उच्च वर्ग के पुरुष कई शादियां करते थे। सती प्रथा थी। मंदिरों में गुणवान देवदासियां रहती थी। दास प्रथा भी थी और दासों की कई श्रेणियां भी थी। चोल राजा शिव के भक्त थे, लेकिन सभी धर्मों के प्रति एक समान थे। उन्होंने बौद्धों को दान दिया और जैन भी अपने धर्म का प्रचार शांति से करते थे। तमिल धार्मिक कविताएं वेदों की तरह पूजनीय हो गई। नबी आंडार नबी ने राजराज प्रथम के समय शैव ग्रंथ संकलित किए। नाथ मुनि ने वैष्णव धर्म के लिए ऐसा ही किया। उनके पौत्र यमुनाचार्य महत्वपूर्ण वैष्णव आचार्य थे। रामानुज ने विशिष्टादेव दर्शन दिए और मंदिरों की पूजा व्यवस्था में सुधार किया। उन्होंने कुछ मंदिरों में साल में एक दिन निम्न वर्ग के लोगों को प्रवेश की इजाजत भी दी थी। कुछ शैव संप्रदाय जैसे पाशुपति, कापालिंग और कालामुख अजीब रीति रिवाज अपनाते थे। कुछ देवी के भक्त अपना सिर चढ़ाने की प्रथा रखते थे। मंदिर चोल साम्राज्य के केंद्र थे। हर गांव और शहर में छोटे बड़े मंदिर बने। ये मंदिर शिक्षा, गीत, नृत्य, नाटक और मनोरंजन के केंद्र थे। मंदिरों के पास जमीन थी और कई कर्मचारी उनके लिए काम करते थे। मंदिर बैंक की तरह भी काम करते थे और शिल्पियों को रोजगार देते थे। चोल मंदिरों की खासियत उनके शिखर और प्रवेश द्वार में थी। शिखर छोटे होते थे, लेकिन प्रवेश द्वार पर खूब सजावट होती थी। शुरुआती मंदिर साधारण थे, लेकिन बाद में बड़े और भव्य बने। राजराज प्रथम का तंजौर और राजा राजेश्वर मंदिर और राजेंद्र प्रथम का गंगैकोंड चोलेश्वर मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। चोल युग की कांस्य मूर्तियां, खासकर नटराज की मूर्तियां बहुत सुंदर थीं। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता और कृष्ण की मूर्तियां भी बनाई गई। चोलों ने सिंचाई के लिए कुएं, तालाब और जलाशय बनवाए। करिकाल चोल ने कावेरी नदी पर बांध बनवाया। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम में 16 मील लंबा बांध बनवाया। आवागमन के लिए राजपथ और नदियों पर घाट बनवाए। चोल शासनकाल को तमिल साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चोल वंश ने दक्षिण भारत को एक शक्तिशाली सम्राट दिया। उनकी शासन व्यवस्था, मंदिर, कला और साहित्य ने भारतीय इतिहास में गहरी छाप छोड़ी, लेकिन समय के साथ विद्रोह और बाहरी हमलों ने उन्हें कमजोर किया और 1310 में मलिक काफूर के हमले से उनका अंत हो गया। फिर भी चोलों की विरासत आज भी तंजौर और गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिरों और तमिल साहित्य में जीवित है। जाते जाते आप सभी को अब एक बात और याद दिला देती हूँ। 28 मई 2023 को नई संसद भवन के उद्घाटन की शुरुआत में अधीनम पुजारियों ने एक पारंपरिक पूजा की थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था और मोदी सम्मान के प्रतीक के रूप में पवित्र सेंगोल के सामने झुके थे। तब अधीनम पुजारियों के एक समूह ने सेंगोल को पीएम मोदी को दे दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी सेंगोल को नए संसद भवन में लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के ठीक सामने रखा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, तो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि सेंगोल स्वर्ण परत वाला एक राजदंड है और इसका इतिहास इसी चोल साम्राज्य से जुड़ा है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी जानकारी दी। इस चोल साम्राज्य की एक परंपरा थी जिसमें नए राजा के राजतिलक के समय सेंगोल भेंट किया जाता था और 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब एक धार्मिक मठ के प्रतिनिधि ने सेंगोल को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। इसका मतलब होता है कि अब जो भी जिम्मेदारी है वो नए प्रधानमंत्री की है और उन्हीं को ये कार्यभार संभालना है। आप सभी को ये चोल साम्राज्य की जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।